हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय समतल में गति अर्थात मोशन इन अ प्लेन के पार्ट 8 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम किसी समतल में गति अर्थात उसमें स्थिति सदिश, विस्थापन और वेग का अध्ययन करेंगे कि ये चीज़ें किस तरीके से उपयोगी होती हैं समतल में गति का अध्ययन करने के लिए। तो हम ये सब जानते हैं, मैंने जब इस चैप्टर की शुरुआत भी की थी वहाँ पे आपको बताया था कि हमने जो भी सदिशों के बारे में सीखा है, जो अभी तक मैंने आपको बताया है, वो हम क्यों सीखेंगे, है ना? तो अभी तक आप थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे वैसे। तो ये जो सदिश होते हैं, हम इनका उपयोग करते हैं समतल में गति का अध्ययन करने के लिए, 2 या 3 विमाओं में। जैसे 2 सदिश यानी एक्स, वाई के रूप में या फिर एक्स, वाई, ज़ेड तीनों के रूप में किस तरीके से इनका अध्ययन करते हैं। हमने यहाँ पे एकांक सदिशों के बारे में सीखा कि कैसे हम दिशाओं की सहायता से यानी एक दिशा देकर हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने सीखी थी, है ना? आज हम उसको देखेंगे कि हम जैसे हमने सदिशों के बारे में सीख लिया, पर आज हम उनको देखेंगे कि हम उन चीज़ों को अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं स्थिति सदिश को, ठीक है? वैसे मैंने थोड़ा बहुत ये बताया हुआ भी है जब मैं आपको स्थिति और विस्थापन सदिश बता रही थी, ठीक वैसा ही है, लेकिन हम किस तरीके से उनको यहाँ पर उनको फिज़िकल सिग्निफिकेंस उसका समझेंगे, वो देखना है बस। बाकी सेम ही है जैसा हमने सीखा था सदिश के प्रकार में भी। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो कोऑर्डिनेटिव एक्सिस होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, यानी कि निर्देशांक जो अक्ष होती है, उसमें एक्स डायरेक्शन इधर होती है, वाई डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है। अब कोई भी कण है, अगर मान लिया वो P बिंदु पर है, हम नॉर्मली जब मैं आपको ग्राफ में अगर कुछ दर्शाने के लिए कहूँ, तो आप ऐसे ही तो मूल बिंदु के सापेक्ष किसी भी कण, यहाँ पे कोई कण है, मान लिया वो 1 और 1 है उसकी स्थिति, तो आप कैसे बताते हैं कि एक्स अक्ष पर 1 चला और वाई अक्ष पर 1 चला? तो वहाँ पर भी हम ऐसे ही करते हैं और ऐसे ही हम एक बिंदु खींच सकते हैं। तो यहाँ पे और वहाँ, इस यहाँ पे फ़र्क क्या है? यहाँ पे और यहाँ पे फ़र्क इतना है कि ये जो वस्तु की स्थिति, अगर कोई बिंदु P पर है कोई कण, तो वो जो स्थिति सदिश है ना, वो सदिश कहा जा रहा है, यानी कि उसके साथ उसकी दिशा भी एडेड है, उसके साथ उसकी दिशा भी है, इसलिए हम उसको कह रहे हैं कि ये एक स्थिति सदिश है। जैसे वहां पर भी तो वो उसकी स्थिति को बता रहा था, लेकिन यहाँ पर उसके साथ एक सदिश ऐड है, इस वजह से। जैसे हमने ये पढ़ा कि हम सदिशों का वियोजन कर सकते हैं, यानी हम इस आर का भी वियोजन कर सकते हैं। तो हमने उसका वियोजन किया एकांक सदिश के रूप में, यानी कि इस एक्स आई के रूप में, इस वाई जे के रूप में, इस तरीके से हमने किया, ये वाई जे के रूप में। तो हम इसको देखेंगे कि कैसे हमने किया था। वैसे तो आपको याद होगा कि कैसे किया था। तो खैर, हमने किसी समतल में कण जो P है, उसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश देखा था कि उसको आप ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। X क्या है? हमने मान लिया कि X ऐसे चले और फिर Y ऐसे चले, तो हमें बिंदु P मिल गया, जहाँ पे कण है। लेकिन ये जो P से OP जो आपको बता रहा है, वो R है, यानी कि XI प्लस YJ, वो आपको बता रहा है कि ये जो कण R बिंदु P पर है, उसका स्थिति सदिश कितना है। स्थिति सदिश फिर मैं कह रही हूँ, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसके साथ ये XI YJ जुड़े हैं, जो उसकी दिशा को बता रहे हैं, इसलिए हम इसे स्थिति सदिश कहते हैं, क्योंकि वो उसकी स्थिति को बताने वाला एक सदिश है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बस हम किसी एक मूल बिंदु को ले रहे हैं और उसके सापेक्ष उसका स्थिति सदिश बता रहे हैं। अब विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश के लिए कोई कण मान लिया वो वक्र के अनुदिश गति कर रहा है, जैसे कोई बिंदु P पर था, उसके बाद वो किसी समय T पर था, उस बिंदु P पर, तो अगर वो कुछ टी डैश समय पर किसी और बिंदु पर चला जाता है, कुछ टाइम बाद वो किसी और बिंदु पर चला जाता है, तो जो उसका स्थिति सदिश है वो चेंज हो जाएगा। और विस्थापन में मैंने आपको ये बताया हुआ है कि कोई भी कण है वो एक बिंदु में रहता है, फिर किसी और बिंदु पर चल जाता है, तो जो अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, वो विस्थापन होता है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी, जैसे अगर कोई कण बिंदु P पर है टी टाइम पर, और फिर वो टी डैश समय पर यहाँ P डैश पर चल गया, तो वो ऐसे वक्र पे गति कर रहा है। यानी कि मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था वैसे कि कैसे आप डायग्राम बनाएँगे, केवल ऐसे ही नहीं कि बना दिया। तो कोई बिंदु P पर है, अब वो उसका स्थिति सदिश R है, यानी कि ये वाला। अब वो इस तरीके से गति करते हुए यहाँ पर पहुँच गया P डैश पर, और उसका स्थिति सदिश ये ऐसे अगर मैं बना दूँ तो यहाँ पे है, यानी कि इस पर। तो यानी कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच का जो न्यूनतम विस्थापन है, उसको हम कहते हैं कि वो है विस्थापन सदिश। क्यों? क्योंकि ये अंतिम स्थिति है, ये प्रारंभिक स्थिति, इन दोनों के बीच जो भी एक विस्थापन है, उसको प्रदर्शित करने वाला सदिश, और वो प्रदर्शित कर रहा है ये डेल आर। अब डेल आर कैसे खींचा आपने, यहाँ पे ध्यान रखिए, ये तो कर्व जैसे पाथ पे गति कर रहा है, तो कर्व को आपने एक सीधी रेखा के रूप में प्रदर्शित किया कि जैसे अगर ये पूरा का पूरा कर्व था,
तो आपने उन दोनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा के माध्यम से जोड़ा। तो वो ये डेल आर है, ये उनके बीच के विस्थापन सदिश को बता रहा है, क्योंकि ये उस विस्थापन को व्यक्त कर रहा है जो P से P डैश बिंदु पर जाने पर मिला उस कण के लिए। तो ये तो मैं आपको समझा चुकी। अच्छा, वो विस्थापन सदिश होगा कितना? अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी अंतिम स्थिति थी R डैश जो P डैश पर थी, और फिर P वाली प्रारंभिक थी, तो उन दोनों का डिफरेंस ले लिया हमने। अब R डैश की जगह हम लिख सकते हैं, क्योंकि R डैश देखिए क्या है, उसके जो पॉइंट होंगे वो x डैश y डैश होंगे, और P के जो पॉइंट होंगे वो x y होंगे। तो बस हमने उनको सदिश रूप में लिखा। अच्छा, और इसकी जो दिशा है वो P से P डैश की ओर है इस डेल आर की। तो सदिशों के रूप में अगर हमने घटकों का रूप प्रदर्शन किया, तो वो इस तरीके से किया जो मैं बता रही थी आपको, कि इसका x डैश के रूप में और इसका x के रूप में। तो फिर हम कैसे लिखते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि घटाते जब है तो हम ऐसे लिखते हैं, आई वालों को घटाते साथ है, और फिर वाई वालों को। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप x डैश माइनस एक्स करेंगे और ब्रैकेट में आई, तो उसको डेल एक्स लिख सकते हैं, और y डैश माइनस वाई जे बाहर, तो डेल वाई लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो डेल एक्स है, ये इस स्थिति को बता रहा है एक्स अक्ष पे, और जो वाई है वो इस स्थिति को बता रहा है कि देखो भाई ये वक्र है, और वक्र में ये बिंदु P यहाँ था और P डैश यहाँ पे है, तो ये स्थिति जो है, ये गैप जो है वो डेल वाई को बता रहा है। ठीक है, मतलब उनके कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांकों में ही जो गैप है। तो खैर वो विस्थापन को बता रहा है कि न्यूनतम कितना अंतर है उनमें, विस्थापन जो दूरी का है या स्थिति सदिश का है उनमें। ठीक है, तो ये विस्थापन सदिश था। और जहाँ पे ये जो डेल एक्स है, ये हमारा यही है जो मैंने बता दिया आपको, ये चीज़ तो हम समझ चुके हैं कि वाई डैश माइनस वाई। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि आप इन चीज़ों को समझिए और इस डायग्राम को समझिए कि ये है क्या। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं हम वेग को। वेग में भी सेम डायग्राम है। अब यहाँ पे सबसे पहले वेग को समझते हुए हम सबसे पहले औसत वेग से एवरेज वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं, शुरू यहीं से करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले जब वेग तक चलते हैं, तात्क्षणिक वेग तक, तो पहले औसत वेग को पढ़ते हैं। किसी एक समय अंतराल में जो वस्तु की विस्थापन विस्थापन में परिवर्तन की दर होगी, या विस्थापन में जितना उसने चेंज किया होगा, यानी कि ये P से P डैश में कोई समय अंतराल होगा, इससे यहाँ तक चलते-चलते इसका जो विस्थापन में परिवर्तन आया होगा, वो हमारा औसत वेग होगा, यानी एक समय अंतराल में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? डेल आर बटे डेल टी। डेल आर हमारा क्या है? विस्थापन सदिश है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने ये सदिश का चिन्ह लगाया है ऊपर, तो ये हमें बता रहा है कि ये सदिश को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम आर की जगह यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, एक्स और वाई के टर्म्स में, और आई और जे के टर्म्स में। डेल आर है इसलिए डेल एक्स लिखेंगे, क्योंकि ये अंतर बता रहा है। ठीक है, और इसको आगे हम अलग-अलग भी लिख सकते हैं कि आई को अलग लिख दिया डेल एक्स बटे डेल टी, जे और डेल वाई बटे डेल टी, क्योंकि इस डेल एक्स बटे डेल टी को हम लिख सकते हैं वी एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं वी वाई। और इनके ऊपर ये जो बार लगा है, ये बार बता रहा है कि ये एवरेज वेलोसिटी के लिए, और ये जो वी है ये सदिश है, ये वाला, ये सदिश है हमारे पास। बाकी वी एक्स आई पूरा एक सदिश है, और वी वाई जे पूरा एक सदिश है। वी एक्स अकेला सदिश नहीं है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है, जैसे ये ऐसा रूप हो सकता है कि 2i प्लस 4j, तो ये ऐसा कोई एवरेज वेलोसिटी हो सकती है। इसीलिए बोल रही हूँ कि ये अकेला एक सदिश नहीं है, वी एक्स आई पूरा एक सदिश है, यानी 2i पूरा एक सदिश है। ठीक है, ये तो हम पहले भी हम समझ चुके हैं। अब इस तरीके से हमारी जो इसकी दिशा होगी वो डेल आर की अनुदिश होगी, यानी कि डेल आर कैसे जा रहा है, देखिए इस डायरेक्शन में, तो हमारे पास जो वी की दिशा होगी वो भी इसके अकॉर्डिंग होगी, जिस तरफ मतलब वस्तु की गति है उस तरफ। अब हम समझते हैं तात्क्षणिक को, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। जैसे-जैसे हम इस समय अंतराल, ये जो डेल टी है, इसको कम करते जाते हैं, वैसे-वैसे हम एक बिंदु के वेग पर आ जाते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वस्तु का कितना वेग होगा। ये चीज़ मैं बहुत बार आपको समझा चुकी हूँ, पिछले वाली चैप्टर में भी, इस चैप्टर में भी। तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, यानी कि समय अंतराल जब छोटा-छोटा हो जाता है ना, जब वो ज़ीरो की तरफ मूव करने लगता है, तो ये जो डेल आर बटे डेल टी होता है, तो ये लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो आपको यही बताता है कि जब ये बहुत सूक्ष्म हो जाए समय, तो ये जो आपका डेल आर बाई डेल टी है, ये वेग वेग हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं। तब ये उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको जो वेग होगा वस्तु का, वो दे देता है। ये तात्क्षणिक वेग हमने पढ़ा है। इसका भी सदिश के घटकों के रूप में प्रदर्शन देख लेते हैं, यानी कि जहाँ पे हम आर की जगह लिखेंगे, डेल आर की जगह लिखेंगे डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे। ठीक है, तो हमने पहले ये v इज इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी लिखा, और ये जो पूरा का पूरा है, इसको हमने यहाँ पे एक्सपैंड कर दिया, यानी कि डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स टी, डेल वाई अपॉन डेल टी, और फिर इनको अलग अलग लिख दिया इस तरीके से।
जब अलग-अलग लिखा तो ये लिमिट डेल्टी टेंड्स टू 0, इसको क्या लिख दिया, जैसे वहाँ पे x है तो dx बटे dt, और यहाँ पे y है तो dy बटे dt लिख दिया इस तरीके से, और फिर उसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये जो dx बटे dt है ये vx है, और ये dy बटे dt है ये vy है। ये हमने मतलब थोड़ा सा यहाँ पे रिलेट करते हुए चलना है पिछले जो अध्याय में हमने चीज़ें सीखी हैं और जो इस अध्याय में। तो कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से ये कैसे आया इसको नोट, वैसे नोट डाउन सब करना है, पर जो आप एक पेज बना सकते हैं कि ये चीज़ें हमें याद होनी ही चाहिए जब हम यूज़ भी करेंगे न्यूमेरिकल्स में तब। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो डेल आर की अनुदिश होगी ये वेग की दिशा होगी वस्तु के लिए। अब देखिए यहाँ पे इस वाले डायग्राम में आप देखिए कोई कर्ण बिंदु पी पर था, वो पी से पी डैश पर चला गया। यहाँ से आगे चलते हैं। जब यहाँ पे डेल आर, यानी कि ये अब बिंदु P को देखिए, ये तो अब जो ये P1 है और ये P2 है, इसमें आपको एक चीज़ डिफरेंस दिख रहा है कुछ? यहाँ पे अगर आप देखें इन दोनों में, यहाँ डेल आर वन और डेल आर टू थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे आपको डिफरेंस ये देखने को मिल रहा होगा कि ये जो डेल टी होगा ना यहाँ पे, वो कम होता जाएगा, यानी कि आप किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर बढ़ेंगे। जैसे आप आगे की तरफ देखिए तो आपको ये डेल आर थ्री और कम दिखेगा, और वस्तु की गति को भी देखिए, ये ऐसे जा रही थी, फिर ये इस तरीके से और फिर इस तरीके से, और आगे वाले में आपको जो गति होगी वो इस तरीके से लगेगी। वस्तु की गति वैसे ही है, लेकिन यहाँ से वो P3 पॉइंट से आप फिर P पर ही पहुंच गए, यानी कि आपका जो डेल्टी था वो बहुत सूक्ष्म होता गया। तो वो जब बहुत सूक्ष्म होता जाता है ना, तब हमें मिल जाता है किसी एक बिंदु P पर, हम आपको वस्तु का जो वेग होता है वो मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एक चीज़ ध्यान में रखने वाली चीज़ थी कि ये डेल आर क्या बता रहा था कि एक्स डायरेक्शन पे हम कितना गए, वाई पे हम कितना गए, तो ये हमें ये बता रहा है कि यहाँ से हमने जब इस डेल आर वन को बहुत छोटा करते गए, यानी कि उस डेल टी को अगर हम कम करते गए, डेल आर के साथ डेल टी को हम कम करते गए, तो आपको यहाँ से यहाँ, यहाँ फिर यहाँ, वो बिंदु पी पर ही आपको उस पर्टिकुलर जो कण है उसका वेग मिल जाता है। तो यहाँ से हम एक चीज़ समझे कि यहाँ पर आपको, यहाँ पर वस्तु का जो वेग है उस बिंदु पर मिल रहा है, और वो वहाँ पर उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही थी कि ये उसके उस बिंदु पर वस्तु के मतलब उस बिंदु पर खींची गई, जब आप एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वहां पर वस्तु के वेग को बताएगा, जब आप इस डेल आर को कम करते करते जाएंगे, यानी कि उस डेल टी को छोटा छोटा करते जाएंगे। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ आई कि पथ के किसी भी बिंदु पर जो वेग होता है वो उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा व्यक्त होता है। तो ये हमने क्यों किया, ताकि हम इस बिंदु P तक पहुंच सके, कि स्पर्श रेखा जो बता रही है वो वस्तु के वेग को बता रही है। खैर आपको ये खींच के एक बार देख सकते हैं आप, लेकिन ऐसा आपको ये ध्यान नहीं रखना कि आप हर बार इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे अपने आंसर में, ऐसा नहीं। बस आपको याद, ये चीज़ हमने इसलिए की ताकि हमें पता चल सके कि हर एक बिंदु पर किस तरीके से हमें इस बिंदु पर, जैसे यहाँ पर वस्तु का वेग किस डायरेक्शन में था यहाँ पे, फिर जैसे-जैसे हम इस डेल आर थ्री को कम करते गए, फिर हमें ये एक स्पर्श रेखा के रूप में मिलता है उस पॉइंट पर वस्तु का वेग। तो वो हमें कैसे मिलता है, तो और दिशा वस्तु की गति के अनुदिश ही होती है उसकी। तो ये हमने सीखा। अच्छा, अब वेग v के घटक के लिए देखिए, v इज इक्वल्स टू, हमने इतना पढ़ा तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये vx है और ये vy है ना, अगर हम dx बाई dt और इसको लिखें बस। तो यहाँ से हम एक चीज़ इस पूरे डायग्राम से सीख सकते हैं कि अगर हम देखें ये जो घटक है ये बताएगा आपको, जैसे ये कोई भी कण का ही पथ प्रदर्शित है कि ये उसके vxi बता रहा है x डायरेक्शन में, और ये vy बता रहा है y डायरेक्शन में, तो ये केवल कंपोनेंट है। और एक और चीज़ यहाँ पे जो नीचे की तरफ भी लिखी है कि ये जो Vx है, आपको ये नहीं भूलना है कि जो क्षैतिज घटक होता है उसको हम V cos थीटा भी बोल सकते हैं, और उसको V sin थीटा भी बोल सकते हैं, जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है। ये मैंने आपको जब सदिशों का वियोजन करवाया था, ये अच्छे से बताया था। मतलब ये आप समझ लीजिए, ये तो इसका मान है ही, पर Vx को नॉर्मली आप V cos थीटा भी बोलते हैं, V sin थीटा आप ऊर्ध्वाधर घटक को भी बोलते हैं। तो ये Vx और Vy है क्या? ये V के ऊर्ध्वाधर, यानी कि ये वाला ऊर्ध्वाधर, और ये क्षैतिज घटक है जो x वाला है। यहाँ से आप, ये ऊर्ध्वाधर क्षैतिज है, तो यहाँ से आप इसका सदिश का v का परिमाण कैसे लिख सकते हैं? v इज इक्वल्स टू अंडर रूट उसका क्षैतिज घटक का स्क्वायर प्लस ऊर्ध्वाधर, क्योंकि किसी भी सदिश के लिए आप उसका परिमाण कैसे लिखेंगे? अंडर रूट करके उसका x का मतलब जो उसका
क्षैतिज कंपोनेंट होगा उसका स्क्वायर, जैसे हमने यहाँ पे लिखा इसके लिए, और फिर इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा उसका स्क्वायर, और उनको जोड़ देंगे, उनका सम कर देंगे। और v की जो दिशा होगी वो आप थीटा से देंगे, यानी कि इस थीटा से देंगे। तो वो कैसे देंगे आप, जब आप उस, यानी कि ये जो कॉस थीटा आप लिख रहे हैं नीचे इसको, तो इनको जब आप इस v साइन थीटा वाले को इससे भाग दे देंगे कॉस थीटा वाले से, तो आपका टेन थीटा आ जाता है, वी वाई अपॉन वी एक्स, और टेन को आप उधर साइड लेकर चल जाएंगे, तो इस तरीके से आपके पास दिशा भी आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने आज इस वीडियो में समझा कि किस तरीके से स्थिति सदिश और वेग और उससे पहले विस्थापन, ये सारी की सारी चीज़ें हमें समतल में किसी भी वस्तु की गति का अध्ययन करने में हेल्पफुल होती है। कैसे हमने सीखा कि किस तरीके से हमने एक्स वाई डायरेक्शन ली, और किस तरीके से उन्होंने हेल्प की कि हम किस तरीके से सदिशों से उनकी गति को समझ सकते हैं, किसी भी कण की गति को समतल में। तो हमने स्थिति सदिश के बारे में समझा कि उसको हम इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। विस्थापन सदिश के बारे में समझा, जब वो पी से पी डैश पर पहुंचेगा तो ये जो डेल आर होगा ये आपका विस्थापन सदिश आपको बताएगा। और इसका अगर हम सदिश के घटकों के रूप में प्रदर्शन देखें तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो डेल एक्स है डेल वाई है वो यहाँ पे मैंने लिख दी नीचे, ये हमने सीखा। उसके बाद हमने वेग के बारे में सीखा। एवरेज वेलोसिटी से हमने स्टार्ट किया था, सदिश घटकों के रूप में भी हमने इसका प्रदर्शन किया इस तरीके से। फिर तात्क्षणिक वेग को हमने सीखा, हमने इस तरीके से इसे लिखा था, सदिश घटकों के रूप में इसका प्रदर्शन किया, वो हमने ऐसे लिखा था। और लास्ट में हमने इसको इस वे में भी लिख दिया कि आप, क्योंकि इसको वी कॉस थीटा वी साइन थीटा के टर्म्स में भी लिखते हैं, तो इस तरीके से इसका परिमाण आ जाएगा मैग्नीट्यूड, और दिशा आपके पास यहाँ टेन थीटा की हेल्प से निकल जाएगी। थीटा को वहीं रख के टेन इनवर्स को भी आप, मतलब टेन को उधर साइड राइट साइड में लेकर जा सकते हैं। और इस डायग्राम को समझा हमने, पर ये डायग्राम बस आपको पता होना चाहिए हमने किस तरीके से ड्रॉ किया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने समझी कि किसी भी पॉइंट पर हम अगर उस किसी भी वस्तु के किसी भी कण के वेग को प्रदर्शित करना चाहे तो हम वहाँ पर उसकी उस पॉइंट पर उस स्पर्श रेखा खींचकर उसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं, वेग की डायरेक्शन को। जैसे पी पर बतानी है तो वहाँ पे वेग, पी डैश पर बतानी है तो वहाँ पे एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम किसी समतल में गति, जैसे हमने वेग, इन सब के बारे में समझा, विस्थापन सदिश और स्थिति सदिश, अगली वीडियो में हम त्वरण के बारे में सीखेंगे और उसी से रिलेटेड उदाहरण 3.4 भी समझेंगे। अभी के लिए थैंक यू।